इसमें श्याम ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं, जो कि दिल्ली से आए हैं और हेडक्वार्टर में सर्विस करते हैं। श्याम ठाकुर जी, आए दिन आप रोड पर कर्मचारियों की लड़ाई लड़ते आए हैं, मैं देखा है आपको। आपके साथ 1 है, 2 है, 3 है, आपको सीधी सीधी बात करनी होती है। तो सर, यूपीएस और ओपीएस का ये मसला बड़ा गंभीर बन चुका है। यूपीएस क्यों नहीं लेना चाहते और ओपीएस में ऐसी क्या खासियत है कि जो कि वो सरकार भी बार बार कह रही है कि हम ओपीएस देंगे तो आर्थिक वजन आएगा? देखिए क्या है, जब हम यूपीएस की बात करते हैं तो एनपीएस वाले सिस्टम पे कान आके से पकड़ जी। ओपीएस अगर एक पुराना सिस्टम चल रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके अंदर जो एम्प्लॉई है उसको श्योरिटी गारंटी मिलती है और सरकार कहती है हम यूपीएस में ये देंगे, एनपीएस में इतने ज़्यादा फ़ायदा देंगे, ये इंसेंटिव होगा, ये शेयर मार्केट ऐसे जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। एक जो एम्प्लॉई होता है ना, उसका एक लिमिटेड दायरा होता है, ठीक है। उसको ना वो करोड़ों वाले सिस्टम में जाना है, ना उसको छोटे वाले सिस्टम में जाना है, क्योंकि उसने समय के हिसाब से अपनी ज़रूरतें बना ली है। तो उसका सिंपल सा फार्मूला है, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में तो बैठा नहीं है या कहीं बैठा नहीं है, वो सिंपल कहता है जो बेसिक फंडामेंटल है कि मैं जब रिटायर हूँ तो जो मेरा हाफ जो बेसिक होता है उसका जो हाफ का जो सिस्टम होता है, मुझे वो चीज़ें मिल जाए, मुझे ओपीएस मिल जाए। इससे ज़्यादा रियल एम्प्लॉई को आप देखोगे, रियल एम्प्लॉई सरकारी कर्मचारी को कई बार लोग कहते हैं कि कामचोर होता है, और ये उनकी बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो होता है वो सरकार के सिस्टम के साथ लदा हुआ होता है, उसको उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है, वो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है जी, ठीक है ना। हम लोग मैं पार्सल विभाग में हूँ, कई बार हम लोगों के पास लोग आते हैं, वो इसको एक कोरियर बॉय की तरह डील नहीं करते, उनको ये नहीं पता कि यहाँ रेलवे एक्ट है, रेलवे एक्ट के अनुसार उसमें सेक्शंस हैं, हमारे को उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो रेलवे जो ओपीएस है, एम्प्लॉय को कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे को ओपीएस दे दो, ओपीएस को इतनी बड़ी कोई चीज़ थोड़ी, आप आर्थिक संकट कहते हो, ये कर दो, आप चीज़ों को कम करना। और अगर इतना ही आर्थिक संकट की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें, आपकी अपनी पेंशन बंद कर दो ना। मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, हमारे यहाँ मान्यता प्राप्त संगठन है ना, वो ओपीएस की लड़ाई की बात करते हैं, ये करते हैं, तो हम ये कहते हैं ना कि आप इतने वर्षों से पेंशन ले रहे हो, आप अपनी पेंशन विड्रॉ कर दो, ठीक है। तो अगर वो चीज़ है तो मंत्री अपनी, अगर इतना आर्थिक बोझ लग रहा है तो जितनी भी मिनिस्ट्री है अपनी पेंशन विड्रॉ कर ले। श्याम ठाकुर जी, क्या लगता है कि इस चुनाव में ऊँट किस तरह बैठेगा? देखिए, बिल्कुल जो है भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ और नॉर्थन में उत्तर रेलवे कर्मचारी की यूनियन की तरफ लगता नहीं है सर, कहीं मतलब फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए वो जो चीज़ आपने कही है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा ना कहीं नजर आ रहा हो, मगर ऐसा है नहीं है कि अंदर की आग है, ज्वालामुखी जब फटता है तो एकदम वो चीज़ होती है। ऐसा है कि ये इनका जो सिस्टम रहा है, ये गुंडागर्दी वाला सिस्टम रहा है, लोगों को कैसे तंग करना है, ये करना है, और आज इनको बहुत बड़ी समस्या हो रही है। आज हमारे साथ जैसे ऑलरेडी SC/ST यूनियन का समर्थन है, हमारे पास OBC का समर्थन है, RKT है, सब लोग, आप मेरे से ना पूछ के आप इन संगठनों में जाएंगे ना तो इंटरनल कर्मचारी बहुत डरा हुआ है। हमने कर्मचारियों से बात की है सर। हाँ। नागपुर से लेके और ये आपका रोहतास, सोनीपत और ये गाजियाबाद तक हमने लोगों से बात की है। तो जी मुझे ये लगता है कि मैं जितना घूमता हूँ, मुझसे कई ज़्यादा आप घूमते होंगे, और आप वही इसीलिए कह रहा हूँ सर, मैं कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो क्या है कि इनका जो सिस्टम है, इनका सिस्टम ही एक है ना, सत्ता को हाथ में रखना है, बस सत्ता अपने हाथ में रहनी चाहिए, उसके लिए डराओ या धमकाओ, जो मर्जी करो। और एक देखिए, एम्प्लॉय जो ट्रेड यूनियन कंसेप्ट है ना, एक एम्प्लॉय घर से किस लिए आता है, अपना आएगा, परिवार का पालन पोषण करेगा, अपनी नौकरी करेगा, एक सिंपल उसकी मेंटालिटी सोच होती है। अब आप उसको डरा दोगे, धमका दोगे, आप गुंडागर्दी हो, पिछले 100 साल से आप बैठे हो, अब आप उसको धमका दोगे, उसको कह दो कि तेरे को यहाँ से 200 किलोमीटर दूर में ट्रांसफर कर देता हूँ, वो बेचारा घर क्या करने जाएगा, उसका परिवार वाले कहेंगे कुछ चक्कर में पड़ गया था यार, अपनी नौकरी करते रहो। तो इस प्रकार की इनके हाथ में, देखिए पिछले 100 साल से सिस्टम इन्होंने पकड़ रखा है। ये चुनाव की तो मांग थी, चुनाव से ही तो अब ये बौखलाए हुए हैं, आप जाते हैं, अब ये आखिरी चरण है इनका, ये जो 4, 5, 6 को इतिहास जो चीज़ें आप आएंगे और देखना, उसके बाद जो सही चीज़ें रेलवे में होने में, देखिए हम लोग डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। अगर आपने कई बार आपसे भी बात हुई है, हम लोग चाहते थे रेलवे प्रोग्रेस करे, और आज नो डाउट वहाँ कहीं प्रोग्रेस हो रही है। मैं आज से 2 साल, 4 साल पहले, 5 साल पहले भी ये चीज़ कहता था, हम चाहते हैं रेलवे इंजन बनाए, कोचेस बनाए, और उनको हमारे जो आसपास के देश हैं वहाँ भेजे, एक्सपोर्ट करें, जिससे रेलवे का रेवेन्यू बढ़े। वो क्या रहा है, सेम चीज़ हो रही है आज के टाइम में, मगर
मैं उसके साथ ये भी आपको भी बोलता था कि रेलवे एम्प्लॉय की स्किल्स को बढ़ाया जाए, ठीक है। ये ट्रेड यूनियन रेलवे एम्प्लॉय की स्किल्स को नहीं बढ़ाना चाहती, रेलवे एम्प्लॉय को डमी बनाना चाहती है और उनके अंदर ये माइंड सेट कर देना चाहते हैं कि उनको काम ना करना होगा। और आप कहीं पर भी जाएंगे, कहीं से भी अगर ऑफ द कैमरा लोगों से बात करेंगे तो एक ही उनका है कि यूनियन के अंदर, खासकर मान्यता प्राप्त यूनियन के अंदर वो लोग रहते हैं जिनको काम नहीं करना, और उन्हीं लोगों को पदाधिकारी वो लोग बनाते हैं जो काम नहीं करना चाहते और थोड़ी। तो ये चीज़ें चेंज होंगी 4-5-6। मुरादाबाद के अंदर चुनावी जनसभा के अंदर जिस तरीके से लोगों का एक समर्थन है, अन्य और जो यूनियन है उनका समर्थन है, उन्होंने सभी ने समर्थन दिया है और एक आस लगाई जा रही है। अंदरूनी जो बगावत या अंदरूनी जो काम चल रहा है बड़े पैमाने पे चल रहा है, और जिस तरीके से हम जगह जगह देख रहे हैं कि रेल मंत्री जी जगह जगह कर्मचारियों की बात सुनते हैं और कर्मचारियों को बुलाकर उनकी बात सुनते हैं। दुष्यंत जी जो कि बहुत जाना माना पहचाना चेहरा है, जिस तरीके से ट्रेड यूनियन सत्ता में आई और उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर काम किया, और उन्होंने पहले ओपीएस की लड़ाई लड़ी, फिर वो एनपीएस में आ गए और यूपीएस पे साइन कर आ गए। तो ये क्या मसला चल रहा है कि मतलब एक नूरा कुश्ती लड़ी जा रही है, कर्मचारियों के सामने कुछ और शासन के सामने कुछ? हाँ, कुछ ऐसा ही है। एक्चुअली जो रिकॉग्नाइज यूनियन है वो सरकार का सामना ही कर नहीं पाई। आप अगर देखेंगे ध्यान से 2003 में एनपीएस का गवर्नमेंट ने पास किया कानून जी। उस समय सरकार एनडीए की थी, सरकार 2004 में बदली जो 2014 तक चली यूपीए की। तो कई बार अनुमान लगाते हैं लोग कि सरकार बदलने से शायद मजदूर का भाग्य बदल जाता हो, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। एनपीएस जब लाए तब वही यूनियन थी, सरकारें बदलती गई, यूनियन नहीं बदली जी। और यहीं से मेरे ख्याल से कर्मचारी के दुर्भाग्य की शुरुआत हुई जी। सरकारों के अंदर इतनी मजबूती उस समय थी कि ट्रेड यूनियन की कमजोरी को पकड़ के उनको मांग करने का पूरा मौका ही नहीं दिया और उनको बैकफुट पे जाने के लिए मजबूर कर दिया। और यही कारण है कि आज रेलवे एम्प्लॉय को ये सब झेलना पड़ रहा है। एनपीएस पहले इन्होंने अच्छा बताया था, जब कर्मचारी ने दबाव डाला तो फिर इन्होंने शुरुआत की, सरकार ने बैकफुट पे भेजा तो यूपीएस पे साइन करके आ गए। अब यूपीएस को अच्छा बता रहे हैं। सर, ज्वाइंट एक्शन कमेटी की दोनों ट्रेड यूनियन प्रधानमंत्री से मुलाकात की और बाहर निकलते ही दोनों में आर्गुमेंट हुआ, करा जी हम इसको नहीं मानते हैं, अंदर उन्होंने मान लिया। तो क्या है ये मसला? नहीं, अंदर उन्होंने सिग्नेचर किया है बाकायदा, उसको यूपीएस को एग्री किया है, उसके बाद ही सरकार ने लागू किया। लेकिन सरकार ने इनको इतने दबाव में ले लिया कि किसी लायक छोड़े ही नहीं। बहुत सारी कमियां उनके अंदर हैं। जैसे अभी आप देखिए, जब समय चुनाव नहीं होता था, रेलवे कर्मचारी नहीं चुनता था इनको, तब तो ये मनमानी किया करते थे। बीआरएमएस के तमाम अथक प्रयास के बाद। अच्छा सर, ये आपका ओपीएस का मुद्दा रहेगा? हाँ, बिल्कुल रहेगा। और जो ये हासिल करके रहेगी बीआरएमएस, पूर्ण आश्वासन है? हाँ, पूरा। हमारे साथ हैं बी रवि जी। रवि जी, ट्रकमैन की जो समस्या है वो बड़े दिनों से चली आ रही है जी, और अभी तक ट्रेड यूनियन जितनी काम कर रही थी उनकी नज़र में नहीं था। अब जो यूनियन जो सत्ता में है, अब वो ट्रकमैन की बातें कर रही हैं, जबकि उनके हाथ से सत्ता जाने वाली है। तो क्या मानना है कि अभी उन्हें क्यों याद आया, समय पर दवाई क्यों नहीं दी? ये एक्चुअल में उनके संज्ञान में आज आया है, ये गलत है। क्योंकि हमने अभी 1-2 दिन में हमने संगठन नहीं बनाया है। हमने संगठन बना के 2012 से लगातार उनके समक्ष परेशानी को रखते जा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा टाल मटोल करके ये 11 साल काटे हैं, लेकिन समस्याओं का हल करने का प्रयास नहीं किया उन्होंने। हमेशा मतलब कुछ ना कुछ ये बोल रहे हैं कि सिर्फ उनके लिए या तो हम वोट बैंक के रूप में वो उनके लिए इंकलाब जिंदाबाद करें, इस प्रकार से ही उनका हम एक तो वोट बैंकर हो गए, ना कि हमारा समस्या का समाधान करने का उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। तो अभी वही चीज़ यदि मैं रेलवे मिनिस्टर से मिलकर हमारी समस्याओं को रखा और मिनिस्टर ने ये बात बोला कि मैं पहली बार मुझे समझ में आया कि मेरा जो कर्मचारी है वो कितना प्रताड़ित है और कितना पीड़ित है करके, तो मुझे भी ये दुख लगा कि आज तक हम जिस यूनियन को हम उम्मीद कर रहे थे, आज तक उन्होंने हमारी समस्या को रखा क्यों नहीं। तो ये रखेंगे ही नहीं तो समस्या का समाधान कहाँ से होने वाला है?
इनको इतनी पीड़ा थी कि हमारी समस्या ही रख नहीं रहे जी। तो हम जबकि दोनों फेडरेशन एनएफआईआर और एआरएफ दोनों से ही हम गुहार लगाते रहे। ऐसा नहीं कि इनको पास नहीं रखे, ऐसा नहीं, लेकिन ये हमको सिर्फ वोट बैंक समझकर एक इस्तेमाल करने का एक इंडियन रेलवे में एक वो बना लिया, वर्ग बना लिया। और हमारा वर्ग भी जो ऐसा था पहले कि ट्रैक मेंटेनर पढ़े लिखे नहीं थे, तो इस चीज़ को समझते नहीं थे बस। अच्छा रवि जी, एक चीज़ और भी है, और जो डिपार्टमेंट देखे जाते हैं कि उनका जो 4th क्लास में एग्जाम दे के उनकी प्रमोशन हो जाती है, क्या जो ट्रकमैन हैं उनके साथ भी ऐसा है कि अगर डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकले तो उसको भर सकते हैं? जी नहीं, अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये 2012 तक का होता था और 2012 के बाद ये जो एलडीसी है ये बंद कर दिया गया। एलडीसी मतलब लोकल डिपार्टमेंट कोटा होता है एक तो सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग है। बट लेकिन क्या है, हमारा इंजीनियरिंग में इतना स्ट्रेंथ 3.5 लाख कर्मचारियों की संख्या है, यहाँ विभिन्न प्रकार के गार्ड ड्राइवर वगैरह निकलते हैं, उसमें हमको वंचित कर दिया गया है। अब वही चीज़ हमें अभी रेल मिनिस्टर के पास रखे हैं कि भाई सर मेरे पास एमकॉम, बीकॉम, एमएससी, एमटेक, बीटेक है, मैं उसको क्या करूं? मैं उसका उपयोग करने के लिए मुझे मौका देंगे तब ना मैं पहुंच पाऊंगा। आप तो मुझे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में हमको वंचित कर दिया। तो ये फेडरेशन ने किया है, ये बात जो है वहाँ सरकार तक पहुँचती नहीं थी, रेल बोर्ड तक पहुँचता नहीं था। रवि जी, अब क्या लगता है कि जो ये दूसरी यूनियन है URKU जो चुनाव लड़ रही है, वो आपकी समस्याओं को कभी उठाने का काम करेगा? बेशक, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो चुनाव हुए नहीं है। चुनाव से पहले यदि मेरी समस्याओं को माननीय मंत्री जी तक का रखने का मुझे अवसर दिया है तो मुझे और क्या चाहिए? मुझे एक विकल्प चाहिए था। मुझे इस अच्छा URKU मिला, जैसे नेशनल में BRMS है, तो BRMS नेशनल लेवल में मुझे माननीय मंत्री जी तक का मुझे मौका दिया है अपनी समस्याओं को रखने के लिए, जो कि आज तक का किसी इतिहास में, पूरे इतिहास में किसी रेलवे मिनिस्टर ने ये निचले स्तर का कर्मचारी से कभी ऐसा बात नहीं किया। 40-45 मिनट हमसे डिस्कस करके एक पॉइंट टू पॉइंट जैसा उनका संबोधन था नागपुर में उन्होंने संबोधित किया, तो उन्होंने ये भी बोला कि ट्रैक मेंटेनर आकर मुझसे मिले और विस्तार से एकदम बारीकी से एक पॉइंट को रखा। तो हमको अवसर मिला करके हमने रखा। आज तक हमको अवसर नहीं दे रहे थे और एनएफआईआर एआरएफ हमको इस तरीके से कोई मौका नहीं दिया, जबकि हम इनको मौका दे रहे थे चुनकर। तो इनको हमारी समस्या रखने में दिक्कत थी। ठीक है, शैलेंद्र यादव जी, आप मंडल मंत्री हैं सर, ये जनसभा कराने की क्या जरूरत पड़ी आपको? क्या आपकी दिक्कत है? क्योंकि सरकार तो चल ही रही है, तो क्या दिक्कत है आपको? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज़ ये है जो आज की जनसभा कराई है हमने। सभी जो समर्थन दिए हुए एसोसिएशन है अपनी, जो SC/ST एसोसिएशन, RKTA के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और OBC फेडरेशन के सभी जो समर्थन दिया है, सभी ने कुछ सोच समझ के, क्योंकि 100 साल हो गए हैं इन लोगों को, जिसकी इन्होंने एक स्पेशल रसीद काटी थी कि 100 साल हमने पूरे कर लिए हैं कर्मचारियों को हक दिला के, उनका हक दिला के, लेकिन हक नहीं दिला के उनकी हत्या करके, उनका शोषण करके, और उन्होंने 100 साल अपने पूरे किए हैं। 1924 में जब अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था तब ये विदाउट मत, बिना मत के मान्यता में थे। आप समझ सकते हैं कैसे मत में होंगे। 2007 तक कोई मत नहीं पड़ता था, बिना मत के मान्यता में रहे। BMS ने जब इसकी लड़ाई लड़ी तो 2007 से मत के द्वारा चुनाव हुआ, जो मत से जीतेगा उसे मान्यता मिलेगी। इन लोगों ने कर्मचारियों के लिए 2004 में NPS ले आई और उसकी बाबाई लूटी कि बहुत अच्छी NPS है। जब नए कर्मचारी धीरे धीरे आता गया नौकरी पे, जैसे जैसे आता गया, उसने देखा कि NPS में तो कुछ है ही नहीं, ये तो हमारी बुढ़ापे की लाठी सब खत्म है। तो वो धरना भी रखा, उसने 4 सीटें भी लीं, हर हड़ताल पे इनके साथ गया, सब कुछ किया। सरकार इसके लिए घुटनों पे आई, उसने एक कमेटी बना दी कि इन कर्मचारियों को चाहिए क्या। उस कमेटी में कर्मचारियों के द्वारा दिया हुआ मत बैठे वही लोग, शिवगोपाल मिश्रा जी, BC शर्मा रघोइया जी, और इनको इतना, सर इनको तो मजदूरों का मसीहा कहा जाता है, आप कह रहे हैं कि मजदूरों का इन्होंने भला नहीं किया? सर मसीहा इनको कहते हैं, वो उन्हीं के लोग कहते हैं जो पर्सनल बेनिफिट ले रहे हैं। बाकी कर्मचारी जैसे जैसे आता गया उसने समझा ये कर्मचारियों को हक का नहीं, ये कर्मचारियों की शोषण कर रहे हैं। इन्होंने 2004 में NPS दिया है, कर्मचारियों ने इसकी लड़ाई ली, सरकार ने एक कमेटी बना दी। सर आप वही बात कर रहे हैं, अगर वो सरकार तो आपको कुछ देना ही नहीं चाह रही थी,
पेंशन के मामले में आपको देना नहीं चाह रही थी। कम से कम आपको उनका शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको यूपीएस तो दिला रहे थे वो। सरकार कभी मना नहीं कर रही थी, इसीलिए ओपीएस देने के लिए सरकार ने कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी में ये लोग बैठ के यूपीएस लेके आ गए हैं। आज उस यूपीएस के लिए लड्डू बांट रहे। यदि इतना ही अच्छा ओपीएस था तो इन लोगों ने खुद अपने पे पहले क्यों नहीं अप्रूवल लिया कि हमें ओपीएस दिया जाए, यूपीएस दिया जाए, इसके बाद सभी को यूपीएस दिया जाए। खुद तो ओपीएस ले रहे हैं, बाकी कर्मचारियों को हत्या कर रहे हैं और यूपीएस दे रहे हैं, ऐसे ही गुमराह कर रहे हैं सभी को। ठीक है सर, धन्यवाद।